हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, आज की वीडियो में हम हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसकी हम मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब हमारी ये 3 डायमेंशनल की आज की ये लास्ट वीडियो है। तो इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, हमें किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हमने सभी क्वेश्चंस को बेसिक से कंसेप्ट समझ के किया। किसी भी क्वेश्चन को हमने क्रैम करने की कोशिश नहीं की। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज इंटरसेप्ट्स ए बी सी एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ p यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, then 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square is equal to 1 by p square। अब ये जो क्वेश्चन है वन ऑफ अ काइंड है। वन ऑफ ए काइंड का मतलब मेरा ये है कि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले अभी तक प्लेन्स में नहीं किया, कुछ की हमें प्रूव करना हो, ठीक है। और अगर ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं किया होता, अगर जब भी आपके सामने, ये आपको मेरी सजेशन है कि जब भी आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो आपने कभी भी नहीं किया, तो उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढो जो आपको पता है। जैसे एक प्लेन है, इंटरसेप्ट्स, तो इज एट अ डिस्टेंस ऑफ p यूनिट्स, तो यानी कि यहाँ पर कोई प्लेन है, ठीक है, या वैसे समझा रहा हूँ, ये ओरिजिन से p यूनिट्स दूर है। तो अगर आप डायग्राम को ध्यान से समझे हो, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से हमारा जो प्लेन है वो p डिस्टेंस पर है, p यूनिट्स, ठीक है। तो यानी कि हमें, अगर मुझे प्लेन की इक्वेशन मिल जाए, हमेशा क्वेश्चन को ये देखा करो कि क्वेश्चन में हम जानते क्या हैं। तो अगर मुझे मतलब कि प्लेन की इक्वेशन मिल जाए, तो उसमें मैं जो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन जो है वो निकाल सकता हूँ। और आपको पता है, इंटरसेप्ट सुनते ही मेरे दिमाग में एक बात आती है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन। और ये अगर हमारे पास 3 इंटरसेप्ट हैं ए बी सी, ये क्या है, एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट होते हैं, जहाँ पर हमारा प्लेन एक्स वाई और जेड एक्सिस को कट करता है, तो उसकी डायरेक्टली इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर उसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, तो उसका हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ यही बात पता है, तो हम इसी पर काम करेंगे। अब आपको पता है, सिंस गिवन प्लेन हैज 3 इंटरसेप्ट्स, कौन कौन से इंटरसेप्ट्स हैं, ए बी सी, ठीक है। देन इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय, तो इसकी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। तो प्लेन की इक्वेशन तो हमारे पास आ गई है। अब आपको पता है कि अगर हमें किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो, तो उसको कार्टेशियन में लिख के सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके उसमें हम वो पॉइंट फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो हैं इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता है, मैंने आपको हमेशा बताया कि इसको ना आप सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया करो। तो -1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, प्लेन, ठीक है। अब आपको पता है कि इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, इसका डिस्टेंस p यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। अब वो कैसे निकालेंगे, अब मैं आपको बताने की यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, हमारा ओरिजिन मतलब 0 0 0, इसका डिस्टेंस हमें इस प्लेन से निकालना है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जिस तरह से यहाँ पर पॉइंट कौन सा है, x1 y1 z1, तो मैंने प्लेन में x1 फिल किया, y1 z1, ठीक है, और नीचे x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, z के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो वही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो x की जगह पर 0, y की जगह पर 0, z की जगह पर 0 -1 होल डिवाइड बाय x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, z के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पर मॉडुलस का साइन, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना आ गया, ये सब कुछ खत्म हो गया, 0 0 0, -1 रह गया, और नीचे कितना है, 1 बाई ए स्क्वायर
1/b² 1/c² अंडर रूट, ठीक है, मॉडुलस का साइन, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो डिस्टेंस है वो p यूनिट्स है, ठीक है, ओरिजिन से। तो p इज इक्वल टू, इस मॉड को आप सॉरी माइनस को खत्म कर दो, 1/(1/a² + 1/b² + 1/c²। तो आप क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि अब मुझे रास्ता मिल चुका है। देखो मैंने क्या किया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि कैसे प्रूव करूंगा, ठीक है। आपकी भी सोच यही होगी, जब हम एग्जाम में हमारे सामने भी क्वेश्चन आता है तो हम वो चीज़ें ढूंढते हैं जो हमें पता है। मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में पता था और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन ये पता था, तो मैंने वो निकाल लिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा, अब मुझे लगता है कि मैं अपने आंसर के पास हूँ, तो मैं स्क्वायरिंग करने वाला हूँ। तो p का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, अंडर रूट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, 1/a² 1/b² 1/c²। अब इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ पूरी टर्म को, और p² को 1 के नीचे ले आओ। तो ये देख लो हमने इसको जो है वो प्रूव कर दिया। तो देख लो इसमें हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमने बस यही फॉलो किया कि मुझे क्या पता है। मुझे पता था इंटरसेप्ट फॉर्म, मुझे पता था प्लेन से पॉइंट का डिस्टेंस निकालना, तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व किया और हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। और इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। अब देखो इसको पढ़ के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर गया। अब देखो हमारे दो ही क्वेश्चन रहते हैं, 22 और 23, ठीक है। अब जो 22 क्वेश्चन है ना, उसमें एक रिजल्ट यूज होगा। अब वो जो रिजल्ट यूज हो रहा है यहाँ पर, वो अभी तक हमने एनसीईआरटी के बेसिक में या प्लेन्स के बेसिक में या स्ट्रेट लाइंस के बेसिक में कहीं पर भी नहीं पढ़ा। तो इसलिए देखो जिस तरह से आपको याद होगा, हमारा क्वेश्चन था इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। अब उसमें हमने लाइन और प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में नहीं पढ़ा था, उसमें कुछ ज़्यादा बेसिक में है भी नहीं था। तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करवा दिया कि आगे से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन और प्लेन का कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर भी देखो, मैं चाहता तो मैं यहाँ पर भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करवा देता 22 और आपको बोलता कि ये वाला एक फॉर्मूला है, आप याद कर लो। मेरे लिए बहुत ईजी है ये बोलना, और इससे कोई भी बच्चों को मेरे हिसाब से इतराज़ भी नहीं होगा। बट जो देखो, पर मेरी आदत नहीं है कि मुझे आपको जस्ट बस सिलेबस पूरा करना है। मुझे ये होता है कि हर एक पॉइंट को आपको क्लियर करना चाहिए। तो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को करवाने से पहले जो यहाँ पर कंसेप्ट यूज़ हो रहा है उसका मैं आपको बेसिक थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। यानी कि हमें दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अब इसके लिए जो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है वो कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए डायग्राम बनाई, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी की है। तो ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, और ये इनकी क्या है, इक्वेशंस, ठीक है। तो हमें इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ढूंढना है, तो यही हमारा टॉपिक है। तो अब देखो, अब हमें कैसे पता, देखो यहाँ से तो आपको दिख ही रहा है कि दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं आपस में, और इनकी इक्वेशन से भी हमें पता लग रहा है कि दोनों प्लेन्स क्या हैं, पैरेलल। कैसे, आपको पता है अगर कोई भी दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं, क्योंकि अगर प्लेन्स पैरेलल हैं तो इनके नॉर्मल भी पैरेलल होंगे। अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज की रेशियो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर इनका नॉर्मल a/a, b/b, c/c, 1 1 1, ठीक है। तो यानी कि ये आपस में क्या है, पैरेलल, आपको इक्वेशन से भी पता लग रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई और सिचुएशन भी आ सकती है कि यहाँ पर 1/2 आएगी, तो उसको मैं मतलब ये जरूरी नहीं कि हमेशा 1 1 ही आए, रेशियो तो 1/2 भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है। वो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा कि उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो ये दोनों की प्लेन्स के आपस में पैरेलल हैं, तो हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखो हम ऐसा कुछ नहीं, कुछ नया कुछ नहीं सीखने वाले। हमने जो भी प्लेन्स में सीखा है वो सफिशिएंट है। बस हम यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक करने वाले हैं, एक छोटी सी होशियारी करने वाले हैं कि आपको इतना तो पता है ना, देखो आपको इतना तो पता है ना कि पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। कोई भी पॉइंट को हम प्लेन में जो है वो फिल कर देते हैं, तो हम यहाँ पर वही करने वाले हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, लेट M P Q R
be any point on given plane P1। आप P1 भी लिख सकते हो, P2 भी लिख सकते हो, किसी भी प्लेन पर कोई पॉइंट मान लो ये हमारा क्या है, M पॉइंट। तो ये हमारा क्या है, M पॉइंट। तो अब देखो, अब हम करने क्या वाले हैं, हमने इस प्लेन पर कोई भी पॉइंट मान लिया, तो अब इस प्लेन को आप भूल जाओ। अब इस M पॉइंट का हम डिस्टेंस जो है इस प्लेन 2 से निकाल देंगे। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ point M PQR from given plane P2 is given by। तो अगर हमें इस M पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, तो आपको पता है हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि प्लेन में ना, जैसा हमारा प्लेन है ये वाला x की जगह पर P, y की जगह पर Q, z की जगह पर R प्लस D2 अपॉन x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, z के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारा डिस्टेंस है। तो यानी कि हमारा जो डिस्टेंस है वो इतना आ गया, ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी टू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अभी तक आपको कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमें कोई भी नया कंसेप्ट यूज नहीं किया। अब आपको पता है सिंस एम जो पॉइंट है आल्सो लाइज ऑन गिवन प्लेन P1। ठीक है, और प्लेन P1 कितना है हमारा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस D1 इज इक्वल टू 0। अब देखो, आपको पता है अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन पर किसी प्लेन पर लाई करता है तो उस पॉइंट को हम वहां पर फिल कर सकते हैं। तो x की जगह पर P, y की जगह पर Q, z की जगह पर R प्लस D1 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज AP प्लस बी क्यू प्लस सी आर इज इक्वल टू माइनस D1। अब इस वैल्यू को ऐसा करते हैं, इसको आप नंबर 1 दे दो, इस वैल्यू को पुट इन 1। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना आ गया, अब देखो इस पूरी वैल्यू को ध्यान से देखो, ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर, तो इसको मैं ए पी बी क्यू सी आर को मैं लिख सकता हूं माइनस D1 प्लस D2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, मॉडुलस का साइन। अब यही जो डिस्टेंस है, यही जो हमारा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। अब देखो, ये आपका डिस्टेंस, ठीक है, इस D2 को मैंने आगे लिख लिया माइनस D1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट मॉडुलस का साइन। अब आप ये सोच रहे होगे सर, इस डिस्टेंस को आपने जो पॉइंट से डिस्टेंस था, प्लेन का डिस्टेंस कैसे बोल दिया। देखो, ये कौन सा डिस्टेंस था, M का इस प्लेन से डिस्टेंस। ये कौन सा डिस्टेंस था, ये वाला M पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस। अब M पॉइंट प्लेन P1 पर लाई करता है, तो दैट मीन्स यही डिस्टेंस प्लेन P1 और P2 के बीच में भी होगा, क्योंकि दोनों प्लेन्स आपस में क्या है, पैरेलल। तो इस तरह से मैंने आपको ये डेरिवेशन करवाई है। फिर से बता रहा हूं, इसको मैं सीधा आपको डायरेक्टली फॉर्मूला भी बता सकता था, बट जब आप कंसेप्ट समझ जाते हो तब आप फॉर्मूला को अच्छे से याद भी रखते हो और उसको इंप्लीमेंट करना भी ईजी रहता है। अब इसी फॉर्मूला को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो यूज करने वाले हैं। अब वहां पर आपको एक दिक्कत भी आएगी। वो दिक्कत क्या आएगी, देखो सिर्फ ये नहीं होता कि फॉर्मूला सीख लिया और बस हमारा काम बन गया। वहां पर आपको दिक्कत ये आएगी, देखो यहां पर मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा है। अब यहां पर मैंने दोनों तरफ ए बी बी सी था। अब जो मैं बात है वो कहना चाह रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन में जाके एक्सप्लेन करूं। अब देखो, जो कंसेप्ट हमने अभी अभी पढ़ा है उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। अब आप कहोगे सर यहाँ पर पैरेलल क्यों नहीं लिखा, वो हम खुद चेक करेंगे कि प्लेन्स पैरेलल हैं या नहीं।
प्लेन कौन कौन से हैं, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 4, 4x प्लस 6y प्लस 8z इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप दोनों प्लेन्स लिख लो, 2x प्लस 4y, सॉरी 3y है, प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 4, और दूसरा प्लेन है हमारा 4x प्लस 6y प्लस 8z इज इक्वल टू 12, ठीक है। जब प्लेन्स लिख लिए तो सबसे पहला आपका काम होता है कि ये नॉर्मल वेक्टर है या नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। आपको पता है प्लेन्स की दो तरह की इक्वेशन होती हैं, ठीक है। ये इस तरह से भी हो सकता है, ये इस तरह से भी हो सकता है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है, ये डायरेक्शन रेशियोज है। तो सबसे पहले इसको रफ में जल्दी चेक कर लो, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 9 16, तो ये √29 है, ठीक है। इसका भी कर लो, 2 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 16 36 प्लस 64, ठीक है। ये 100 116, तो ये दोनों नॉर्मल वेक्टर ही हैं, क्योंकि अगर ये इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल नहीं है, नहीं तो ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता। तो इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो मेरे पास a1 कितना आ गया 2, इसको a1 लिख लो, b1 3, c1 4, तो यहाँ पर a2 कितना आ गया 4, b2 6, c2 कितना आ गया 8। अब हमें ये चेक करना है कि ये प्लेन्स पैरेलल हैं या नहीं, और ये भी मैंने आपको सिखाया है। इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर तो ये कंडीशन है, इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल तो डायरेक्शन, यहाँ इसको छोड़ दो, आपको पता है अगर दो वेक्टर्स, ये दो नॉर्मल वेक्टर्स है ना दोनों, 2 3 4 4 6 8, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। अब वो चेक कर लेते हैं। तो अब देखो 2/4, 3/6, 4/8, सभी की वैल्यू 1/2 1/2 1/2 आ रही है, मतलब डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, प्रोपोर्शनल। वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल, और अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो प्लेन्स भी क्या हैं, पैरेलल, क्योंकि जो नॉर्मल्स में एंगल होता है वही प्लेन्स में एंगल होता है, तो हमारे प्लेन्स क्या हैं, पैरेलल। तो अब देखो हमारे जो प्लेन्स हैं वो पैरेलल है, ये हमें क्लियर है। अब इसके बाद आपके मन में एक डाउट आएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सर जो मैंने आपको इसके डेरिवेशन में बताया था, अब देखो यहाँ पर क्या था, ये हमारे दो प्लेन थे, ये P1 मतलब पहला प्लेन, ये दूसरा प्लेन, ये आपका फॉर्मूला है, ये A और A, B और B, C और C हैं। तो यहाँ पर हमने A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर लिखा था। अब यहाँ पर वही सिचुएशन है, यहाँ पर तो क्या थी, यहाँ पर क्या सिचुएशन थी, ये वाली 1 वाली, और मैंने आपको बताया था अगर 1/2 रेशियो आ जाए, 1/3 आ जाए तो हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर 1/2 है तो हम एक, यहाँ पर तो A सेम ही है ना, A B B C C, यहाँ पर A डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, B डिफरेंट है, C डिफरेंट है, तो किसको हम नीचे लिखेंगे, किसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये सब डाउट जो है आपके मन में आएंगे, तो अब इनको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहले ना ऐसा करो, आपको पता है सब कुछ हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, सब कुछ हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। तो सबसे पहले पहला जो प्लेन है हमारा उसको लिखते हैं। अब जो हमारा पहला प्लेन है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा पहला प्लेन है, इसमें हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड प्लेन की बात करते हैं। सेकंड प्लेन देखो, सेकंड प्लेन की बात करते हैं, 4x प्लस 6y प्लस 8z माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको पता है कि A B C हम कैसे लिखेंगे, ये वाला या ये वाला, तो आप यहाँ से 2 को कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज हमारा जो फाइनल P2 आ गया वो कितना आया, इस 2 को तो उधर ले जाकर ख़त्म कर दो, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा, A B B C C 2 2 3 3 4 4, तो यानी कि हमारे A B C वही रहेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी प्लेन आता है, आपको पता अगर वो प्रोपोर्शनल है तो उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आएगा, चाहे वो 2 हो, चाहे वो -2 हो, वो 3 भी हो सकता है, वो पॉइंट्स में भी कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो
अब ऐसा करते हैं, ये फॉर्मूला जो है वो लिख लेते हैं। तो अब देखो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये पहला प्लेन है तो इसको आप D1 लिख लो, ये आप D2, जस्ट आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड डिस्टेंस D2 कितना है, अगर आप कंपेयर करोगे -6 कैसे, क्योंकि यहाँ पर +D2 मैंने लिखा था। हो सकता है कि किसी बुक में यहाँ माइनस लिखा हो, वैसे मैं देखा नहीं है, अगर लिखा भी है तो उस अकॉर्डिंग हम कंपेयर कर सकते हैं। अब मैंने इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखा है, तो अब D2 की वैल्यू -6 है, माइनस यहाँ पहले से है, D1 कितना है -4 होल डिवाइड बाय a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अंडर रूट मॉडुलस का साइन। तो विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो -6 + 4 डिवाइड बाय 4 + 9 + 16, तो ये कितना आ गया, -2 का मॉड कितना आएगा, +2 आएगा, या ऐसे कर लो -2/√29 उसका मॉडुलस। अब हमारा डिस्टेंस कितना आ गया, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देखो यहाँ मैंने लिख दिया कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना है हमारा 2/√29। तो हमारी कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या बातें सीखी हैं, सबसे पहले तो हमने ये डेरिवेशन सीख ली कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स हम कैसे निकालते हैं। डेरिवेशन के बाद सबसे पहले हमने प्लेन्स को लिखना है, उसको इससे कंपेयर करना है। कंपेयर किया तो मेरे पास दो अलग अलग मतलब कि पैरेलल वेक्टर्स चेक करने हैं। चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जो भी जैसे यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेना है, ताकि हमारे पास ये दोनों प्लेन्स क्या हो जाएं, सेम, ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाए, सेम। अब ये हमेशा सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, और ये D1 है, ये D2 है, वैल्यू फिल की, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन नया है, अभी तक हमने प्लेन्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, और मैंने भी अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाऊं और फिर आपको ये मतलब कि इंप्लीमेंट करके दिखाऊं कि क्वेश्चंस में ये किस तरह से इंप्लीमेंट होगा। बस इस बात का आप ध्यान रखोगे, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में, और जो कॉमन आ रहा है उसको आप कॉमन निकाल देना। तो इस चैप्टर के हमारे लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। द प्लेन्स 2x - y + 4z = 5 एंड 5x - 2.5y + 10z = 6 आर। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दी गई हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये पर्टिकुलरली ऑप्शन बेस्ड है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमें शुरू से पता कि हमें कौन सा कंसेप्ट लगाना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि मुझे इसका आंसर पहले से पता है, तो मैं सबसे पहले वही ऑप्शन चूज करूंगा जो इसका आंसर सही नहीं है, जस्ट आपको ऑप्शन में से निकालने के लिए, सभी ऑप्शंस में से निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखा गया प्लेन्स आर इंटरसेक्ट एट वाई एक्सिस, मतलब इंटरसेक्ट वाई एक्सिस लिखा गया, एट तो लिखा ही नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। वैसे अगर आपने इंटरसेक्ट एट वाई एक्सिस लिखा है तो मतलब ये प्लेन वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा। ये हमें मतलब कि अगर इसका मुझे इस प्लेन का और इस वाई एक्सिस का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, इसका भी निकालना है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन बिल्कुल भी जमती नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकती। अब इसके पास चलते हैं, पासिस थ्रू 0 0 5/4। तो अगर आप एक प्लेन में 0 को फिल करो, फिर 0 को, फिर 5/4 को = 5, तो ये 5 = 5, ये ऑप्शन मैच कर जाएगी। बट यहाँ पर फिल करके देखते हैं, 0 2.5 × 0 + 10 × 4 5/4 = 6। तो 0 0 5 2 2 4 2 5 तो 25/2 = 6, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। मतलब ये दोनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, मतलब ये अकेला पॉइंट इन दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए था, तभी लिखा गया पासिस थ्रू। तो हमारे पास ले दे के दो ऑप्शन ही बचती हैं, पैरेलल या परपेंडिकुलर। अब मैंने आपको बताया था, देखो बताने को मैं सीधा ये बता सकता हूँ आपको कि अगर एंगल बिटवीन टू प्लेन्स है तो परपेंडिकुलर के लिए ये कंडीशन है, पैरेलल के लिए ये कंडीशन है, ये आपको पता है। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि जो नॉर्मल में एंगल होता है वही प्लेन्स में एंगल होता है। तो अगर हम क्या याद रखेंगे, अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे, और अगर दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल भी क्या होंगे, पैरेलल।
तो सबसे पहले यानी कि हमारा जो काम रह गया वो इनके नॉर्मल वेक्टर निकालने का है, ठीक है। तो सबसे पहले वही निकाल लेते हैं। अब देखो ये मैंने दोनों प्लेन्स आपके लिए लिखे हैं। अब ये जो काम है फिर से ये आपके नोट्स के लिए है, ये आपको पेपर में नहीं करना, ये आपको अपने मन में करना है कि ये भी इसका मैग्नीट्यूड भी 21 आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी 131.225 आ रहा है। मतलब ये दोनों 1 के इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों नॉर्मल वेक्टर्स हैं। तो मतलब हमारा n1 कितना आ गया 2i माइनस जे प्लस 4k एंड n2 कितना आ गया 5i माइनस 2.5j प्लस 10k कैप, ठीक है। तो अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे तो पता है कि इसका आंसर क्या है, बट मैं आपको सभी ऑप्शंस में से इसलिए निकाल रहा हूं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे टैकल करोगे, क्योंकि मैंने इसका सोल्यूशन देखा है, मतलब कि सभी सोल्यूशन में सीधा बताया गया है कि इसकी अब रेशो चेक कर लो, पैरेलल है। ये तो आपको पहले से पता है कि इसकी रेशो मतलब कि वही आंसर आएगा, क्योंकि पेपर में हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये पैरेलल ही होंगे। तो इसलिए मैं आपको सभी ऑप्शंस में से निकाल रहा हूं। तो ये हमारे n1 n2 वेक्टर आ गए, और आपको पता है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर तो डॉट जीरो होगी। 2 को 5 से करना 10, -1 को -2.5 से करना है, और 4 को 10 से करना है, ठीक है। तो कितना आएगा 10 प्लस 2.5 प्लस 40, ये कहीं से भी ज़ीरो नहीं है। तो अगर ये ज़ीरो नहीं है मतलब हमारे वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर नहीं है। अब वैसे तो हमारा आंसर यहीं पर आ चुका है कि ये पैरेलल ही हैं, बट फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं इनकी रेशो। तो रेशो कैसे चेक करेंगे, आपको पता है कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। हमेशा हर बार वेक्टर से याद रखना, वेक्टर में हम ये चीज़ें पढ़ के आएंगे, और जब हम 3D में इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें कम से कम फॉर्मूलाज को जो है वो याद करना पड़ता है। अब आपको पता है I/I और J/J और K/K, ठीक है। तो ये तो सॉल्व नहीं होगा, ये तो 2/5 ही आएगा। अब ये सॉल्व हो जाएगा, पहले तो इसका माइनस ही कट कर दो, ठीक है। अब इसका जो डेसिमल है 10 ऊपर चला जाएगा, इसको लिख लो 10/25। अब ये भी कट हो जाएगा 2/5, ठीक है। तो ये अच्छा साइन है, ठीक। अब इसको भी कट करते हैं, 5 2 ज़ा 10, मतलब कि 5 5 ज़ा 25। तो मतलब यहाँ पर हमारी जो रेशो है वो सेम है। और अगर देखो मैं लिख देता हूँ, ये हमारी रेशो क्या है, सेम है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बोथ वेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल। तो वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो अगर वेक्टर्स पैरेलल है तो प्लेन्स भी पैरेलल हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देख लो कितना इजीली सॉल्व कर लिया मैंने, सभी ऑप्शंस में से आपको निकाला है। ये पॉसिबल नहीं है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, परपेंडिकुलर ये नहीं है, दैट मीन्स, और ये इस हिसाब से हमने इसको पैरेलल जो है वो कर लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारा जो 3D चैप्टर है, जो बहुत टफ लगता था बच्चों को, आज हमारा वो ख़त्म हो गया है। आई होप जिन बच्चों ने पूरी कंप्लीट 3D मेरे से की है उनको भी सेम फीलिंग होगी कि यस अब चैप्टर हमें ये आता है। अब हो सकता है किसी को 90% समझ में आया, किसी को 80%, वो हम प्रैक्टिस से दूर कर लेंगे। बट मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं इस पूरे इस चैप्टर में, हमेशा की तरह, कि आपको मैं वो फील दे पाऊँ। 3D एक ऐसा टॉपिक है जिसको ना इमेजिन करवा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैं इमेजिन भी करवा पाऊँ, फील भी करवा पाऊँ और समझा भी पाऊँ। इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।